कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। आंसर आपको देना है ऑप्शन 4 है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, क्या लाते हैं? कपास, पेड़, नींद या रोना। तो आप सभी को पता है सही जवाब है इसका ऑप्शन कपास लाते हैं। यह प्रश्न आलोक धनवा साहब की रचना पतंग में से लिया गया है और यहां पर वे शब्द आया है। बच्चों कई प्रश्न बन सकते हैं, इस एक ही प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं। अगर ये प्रश्न आता है तब तो इसका सही जवाब होगा कि वे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास का मतलब है यहां पे कोमलता, कोमलता है ना। कपास, बच्चे कोमल होते हैं तो कोमलता तात्पर्य है। अगर प्रश्न बनता है कि वे किसके लिए आया है तो वे यहाँ पे आया है बच्चों के लिए। और अगर ये पूछा जाए कि भाई ये किस कविता में से लिया गया प्रश्न है तो ये पतंग कविता में से लिया गया प्रश्न है। अगर पूछा जाए पतंग कविता के कवि कौन है तो पतंग कविता के कवि आलोक धनवा हैं। आलोक धनवा ने इस पतंग कविता में किस बात का वर्णन किया है तो यहाँ पे इस कविता में बच्चों की जो बाल मनोवृत्ति है उसका वर्णन किया है, बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन किया है, बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन किया है और बालकों की उमंगों का वर्णन किया है। साथ ही साथ प्रकृति का सुंदर चित्रण भी इस कविता के माध्यम से कवि आलोक धनवा ने किया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कहा है अगले प्रश्न में? दूसरे प्रश्न में यह कहा गया है बच्चों कि कविता एक उड़ान है किसके बहाने? आपको याद होगा कविता के बहाने कविता में कविता की उड़ान की अलग अलग चीजों से तुलना की गई है। तो अगर कविता की उड़ान की तुलना और अलग अलग कविता से कविता का कंपैरिजन अलग अलग चीजों से किया है। अगर उड़ान की बात आती है तो उड़ता है चिड़िया। तो बच्चों इस कविता का सही जवाब रहेगा हवा, चिड़िया, हवाई जहाज या पतंग। तो चिड़िया से कविता के उड़ान की तुलना की गई है। साथ ही साथ कविता को खिलना भी बताया है कवि ने कि कविता खिलती भी है। कविता खेल है किसके बहाने तो कविता खेल नहीं, कविता खिलना है किसके बहाने? कविता खिलना है फूल के बहाने। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि कविता खेल है किसके बहाने तो कविता खेल है बच्चों के बहाने, बच्चों के बहाने। और कविता खेल है बच्चों के बहाने, कविता खिलना है फूलों के बहाने और कविता उड़ना है चिड़िया के बहाने। चिड़िया अपने पंखों से उड़ती है। तो बच्चों प्रश्न ये बनता है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता अपनी उड़ान कैसे भरती है? तो कविता अपनी उड़ान कल्पना रूपी पंखों से भरती है, ध्यान रखना है ना। कल्पना रूपी पंखों से उड़ान भरती है कि चिड़िया की उड़ान की अपनी सीमा होती है लेकिन कविता की उड़ान की अपनी कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मैं आपको बता दूं ये कंप्लीट जो क्वेश्चंस है ना अभी फिलहाल ये अपने मॉडल पेपर में से अपन कर रहे हैं और सारे के सारे मॉडल पेपर्स हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स जो है ये कंप्लीटली हम सॉल्व करने वाले हैं। और साथ ही साथ हिंदी साहित्य की जो अपनी क्लास आती है, हिंदी साहित्य की जो आज की जो क्लास रहेगी उस हिंदी साहित्य की क्लास में भी हम क्या करेंगे मॉडल पेपर का ही सॉल्यूशन करेंगे। और ये क्लास जो है वो आपको 7 बजे मिलेगी, हिंदी साहित्य की 7 बजे और हिंदी कंपलसरी की 6 बजे। ये तो सुबह की दोनों क्लासें हैं। शाम की अपनी क्लास होती है इवनिंग में बच्चों 6 बजे हिस्ट्री की क्लास, 6 बजे हिस्ट्री की क्लास रहेगी। उसके बाद 7 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास रहेगी। शाम की क्लासों की बात कर रहा हूँ। शाम को पॉलिटिकल साइंस की 7 बजे, 7:30 बजे इंग्लिश की और 8:30 बजे ज्योग्राफी की। तो ये सारी क्लासेस अपने इस प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है कि छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है? चौकोना खेत लेखक ने अपना खेत किसे माना है? तो खेत को माना है, कागज के पन्ने को माना है, किताब को माना है या किसी को भी नहीं माना है? माना है भाई, किसको माना है? कागज के पन्ने को।
कवि जो है, कवि अपनी कविताएं जो लिखता है कागज के एक पन्ने पर, तो उस कागज के पन्ने को अपना खेत मान लिया है। और जिस तरीके से एक खेत में जो है वो कृषि कार्य किया जाता है, उसमें बीज डाला जाता है, उसमें खाद डाली जाती है, उसमें अंकुरण होता है, फसल उगती है, पैदावार आती है, वैसे का वैसा कार्य कवि अपने उस कागज के पन्ने पर करता है। ये कागज के पन्ने पर अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, अपना भाव रूपी अपनी जो भावना है, शब्द रूपी भावना है, वो यहाँ पे बोता है। धीरे धीरे ये फैलती है और उसका उत्पादन अनंत काल तक आता है। बोना एक बार और काटना 1000 बार। तो कवि ने अपने इस 4 कोने वाले कागज के पन्ने को अपना खेत बताया है और स्वयं को उसका किसान बताया है। किसान खुद बना है ना। किसान कौन बना है? कवि खुद अपने आप को किसान मानता है। बच्चों ये कंप्लीटली नोट्स अगर आप चाहते हैं, हमने वैसे 2000 प्रश्नों की सीरीज जो चलाई है, तो ये 2000 प्रश्नों की सीरीज मात्र 11 रुपये में, ओनली 11 रुपये में आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टेंट नोट इसी रूप में नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज, ओनली 11 रुपीज़ में। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ऐप का डाउनलोड कर लीजिए लिंक पर क्लिक करके, या इस नंबर पर मैसेज करेंगे 9079622989। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सारे लिंक मिल जाएंगे। तो वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे कोर्सेज है ना, कंप्लीट कोर्स अगर आप लेना चाहते हो ना, जिसमें नोट्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा ओनली 99 रुपये में, ओनली 99 रुपये में। और अभी फिलहाल चल रहा है ऑफर, विंटर ऑफर चल रहा है, तो आप इस कोर्स को ओनली 60 रुपीज़ में भी ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स फुल वैलिडिटी के साथ में, और केवल नोट्स 11 रुपये में, मॉडल पेपर्स 29 रुपीज़ में। ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी बच्चों। ये अपना ऐप है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है बच्चों, ये हो गया। अगले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? तो पहलवान की ढोलक जो है, ये उसके लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु। और रेणु ये जो है बच्चों, इसका राइट आंसर रहेगा फणेश्वर नाथ रेणु। ये एक आंचलिक कथाकार हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि फणेश्वर नाथ रेणु क्या हैं, किस प्रकार के लेखक हैं? तो ये एक आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। आंचलिक कथाकार बच्चों होता है, आंचलिक कथाकार वो होता है जो अपने अंचल के आंचलिक मतलब किसी एक भू क्षेत्र से रिलेटेड जो कहानियां लिखता है, वो आंचलिक कथाकार कहलाता है। उसी के शब्दों का प्रयोग कवि उसमें करता है। स्थानीय शब्द जो है ना, वो उसका प्रयोग जो है वो कवि करता है। जैसे पहलवान की ढोलक में हमने देखा ना, को जो ढोलक बजने की जो कई प्रकार की थाप है, ता धिन धिन, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है वो इसमें किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों आंचलिक कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु की रचना पहलवान की ढोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अगला क्वेश्चन है 5वां। मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? मनुष्य की क्षमता उसके शारीरिक वंश परंपरा पर निर्भर करती है, सामाजिक उत्तराधिकार पर निर्भर करती है, मनुष्य के अपने प्रयास पर निर्भर करती है, या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन द। बच्चों ये क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक कर दीजिए। और अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे एवरीडे ये क्लास लगातार चलती रहेगी बोर्ड एग्जाम्स तक। और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चंस हम आपके लिए लाएंगे, और भी लंबी लंबी क्लासें और अच्छे अच्छे प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न लेकर के आएंगे। अगर आपने फीडबैक अच्छा दिया, अगर आपने इस क्लास को लाइक कर दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिए, सारी क्लासेस आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट आंसर है बच्चों उपर्युक्त सभी, इस प्रश्न का जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीरीष के फूल
पाठ में शिरीष के फूल को किसके समान बताया गया है? भाई शिरीष का फूल लबालब खड़ा रहता है, फूल भरा रहता है, हर मौसम में जो है वो फूलों से लदा रहता है पूरी तरह से। इसीलिए लेखक ने इस फूल को, शिरीष के फूल को केसर नहीं, किसान नहीं, अवधूत की तरह जो है वो बताया। अवधूत का मतलब होता है अघोरी, है ना। अवधूत का मतलब होता है अघोरी। अघोरी बाबा जो होता है, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, कोई मतलब उसमें कोई ज्यादा खुशी नहीं, ज्यादा सुख नहीं, दुखों से विचलित नहीं, या इसे अघोरी बाबा या सन्यासी भी कह सकते हैं। तो सन्यासी के समान, एक अघोरी बाबा के समान इस पाठ में शिरीष के फूल को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न। क्या कहा गया है कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो वो शास्त्र बच्चों क्या कहलाता है? व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शास्त्र कहलाता है। पाक शास्त्र नहीं भाई, पाक शास्त्र जो है वो भोजन कला का शास्त्र होता है। रसायन शास्त्र केमिकल से रिलेटेड, और राजनीति शास्त्र राजनीति की बातें सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ बताइए। पारिभाषिक शब्दावली में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव में और दूसरा रिक्त स्थान में। तो मैनिफेस्टो का मतलब होता है बच्चों घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो माने घोषणा पत्र होता है। समाचार पत्र को हम न्यूज़पेपर कहते हैं बच्चों, समाचार पत्र को न्यूज़पेपर कहते हैं। और इसी तरीके से निमंत्रण पत्र को हम इन्विटेशन कार्ड कहते हैं। इनविटेशन कार्ड बच्चों, इनविटेशन कार्ड कहते हैं, है ना। त्याग पत्र को हम रिजाइन देना कहते हैं बच्चों, REG रिजाइन कहते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा प्रश्न है, राइट आंसर रहेगा इसका घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा है? तो आधुनिक जो संचार के माध्यम है, 4 माध्यम है। एक है टेलीविजन, दूसरा है रेडियो, फिर है प्रिंट मीडिया और चौथा है इंटरनेट। अब इसमें सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट मीडिया। अब अगर कई बार क्रम भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक संचार माध्यमों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, मतलब पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया। तो पहले आएगा, इसमें किसका राइट आंसर रहेगा? प्रिंट मीडिया, है ना। ये सबसे पुराना माना जाता है। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, ये प्रिंट मीडिया में आती है। तो अगर हम क्रम से देखें तो क्रम में सबसे पहले तो आएगा भाई समाचार पत्र, ये 1 नंबर पे। उसके बाद फिर आएगा रेडियो, ये 2 नंबर पे। उसके बाद फिर आएगा टेलीविजन, ये 3 नंबर पे। और फिर अंत में आएगा इंटरनेट, ये 4 नंबर पे। और ये जो इंटरनेट है, ये भले ही सबसे अंत में आया हो, लेकिन सबसे तेजी से विस्तारित होता, सबसे अत्यधिक तेज गति से जो है वो फैलता हुआ संचार का माध्यम है, और साथ ही साथ सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और ये जो माध्यम है, इससे रिलेटेड और भी कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक टेलीविजन है तो इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये सारी सीरीज हम अलग से चलाएंगे टॉपिक वाइज, उस समय सारे क्वेश्चंस अपने क्लियर हो जाएंगे। प्रिंट मीडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो जहां कहीं भी घटनाक्रम होती है, हम टीवी में कई बार देखते हैं, वहां पे संवाददाता खुद मौजूद रहता है और वो जो वीडियोस हमें दिखाता है, वहां पे जो लोग उपस्थित होते हैं, उनकी बातचीत हमें जो है वो सुनाता है। तो वो सारी चीजें बच्चों लाइव कहलाती है। जैसे अपनी लाइव क्लास भी चलती है शाम को, है ना। 2 क्लासेस चलती है, एक शाम को 7 बजे और दूसरी चलती है शाम को 8:30 बजे। तो अगर आप लाइव क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां हम नोटिफिकेशन शेयर कर देंगे आपके साथ में। ये लाइव क्लास एवरीडे हमारी चलती है, 2 लाइव क्लास। इसके अलावा शाम को 7:30 बजे इंग्लिश की क्लास चलेगी और 6 बजे आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। ये सारी अपनी क्लासेस रहती है। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि लाइव तो होता है कि जहां घटना स्थल से सीधा प्रसारण किया जाता है उस घटना का, वो लाइव कहलाता है। अगला है कि फोन इन क्या है? तो फोन इन होता है कि जब संवाददाता जो मौजूद है घटना स्थल पर, वहां से स्टूडियो में जो समाचार का जो वाचक होता है, वो जो बातचीत करता है, वो फोन इन कहलाता है। बाइट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति उस घटना स्थल पर मौजूद है उसका कथन वगैरह सुनाया जाता है, वो बाइट कहलाता है। और नेट का मतलब होता है बच्चों इंटरनेट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला
11वां प्रश्न क्या कहा है कि मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे? चौक का, डस्टर का, घड़ी का या छड़ी का? तो वही छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे बच्चों, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो दो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दो जो हड़प्पा सभ्यता के दो बड़े शहर हैं उसमें से मोहनजोदड़ो बड़ा शहर है। और ये पाषाण काल का नहीं था, ताम्र युगीन काल का था भाई, लोह युगीन नहीं, क्योंकि लोहे को तो ये जानते ही नहीं थे, लोहे से ये परिचित ही नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूरा पाषाण काल भी नहीं है। तो ये है एक ताम्र युगीन सभ्यता। पाषाण काल तो बहुत प्राचीन है, ताम्र युगीन सभ्यता, और ये एक विस्तृत एक सुनियोजित एक नगरीय सभ्यता थी, और ये तांबे का यूज जो है वो करते थे। ये ताम्र युगीन सभ्यता में जाएगी, तो ताम्र काल इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब देखो हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के हुए कंप्लीट। तो रिक्त स्थान का पहला लिखा हुआ है कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा का ऐसा रूप जो एक छोटे स्तर तक बोला जाता है, तो वो होती है बच्चों बोली। बोली को हम क्या कहते हैं? छोटे स्तर पर बोली जाती है, और यही बोली जब बड़ी होती है, धीरे धीरे विकसित होती है, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगती है, तो फिर ये भाषा का रूप धारण करती है। और इस बोली को हम बोली भी कह सकते हैं, या हम इसे उपभाषा भी कह सकते हैं। उपभाषा जो छोटे स्तर पर बोली जाती है। अब कई बार प्रश्न ये बनता है कि भाषा में और बोली में अंतर क्या है? तो भाषा और बोली में बहुत सारे अंतर हैं। बोली छोटे स्तर पर बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली की अपनी कोई व्याकरण नहीं होती है, जबकि भाषा की अपनी व्याकरण होती है। बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है, जबकि भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी है, जैसे नेपाली है, जैसे संस्कृत है, इनकी अपनी लिपि है देवनागरी लिपि। तो इस प्रकार भाषा और बोली में और भी बहुत सारे अंतर हैं। जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे उस समय ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा, हम इसे बोली कहते हैं या हम इसे उपभाषा कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं, कंप्लीट नोट्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट नोट्स अगर आप चाहते हैं तो बच्चों आपको ये पूरी सीरीज मिलेगी। हमारे 2000 प्रश्नों की जो सीरीज है, ये 2000 प्रश्न उत्तर की सीरीज में केवल पीडीएफ ही नहीं है, पीडीएफ के साथ साथ में हमारी जो ये वीडियो सीरीज है, ये वीडियो सीरीज भी मिलेगी। और ये दोनों चीजें आपको क्रमशः 1 2 3 4 ऐसे पार्ट वाइज ये सारी चीजें आपको, हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज, उस एजुकेशन राइज ऐप में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला क्वेश्चन है कि निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। निविदा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो अब देखो, ये जो पारिभाषिक शब्दावली में से 2 प्रश्न आने, उसमें से एक रिक्त स्थान में आएगा और एक आएगा अपना उसमें ऑब्जेक्टिव में। तो इसे कहते हैं भाई टेंडर, TENDER, टेंडर। वैसे टेंडर का मतलब कोमल भी होता है ना, कोमल भी होता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, टेंडर मैंने कोमल और टेंडर मैंने निविदा। हमें पारिभाषिक शब्दावली का ही ध्यान रखना है। तो राइट आंसर रहेगा निविदा। आइए आगे बढ़ते हैं, और इसका सही जवाब है टेंडर, TENDER। टेंडर कई बार ऊपर भी पूछा कि टेंडर का पारिभाषिक शब्द क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो फिर हमें लिखना है निविदा। जैसे निविदा अपना टॉपिक भी है, निविदा कैसे लिखते हैं, तो इस पर मैं एक बहुत लंबी एक अच्छी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक निविदा तैयार की है मैंने, तो वो आपको मैं समझा दूंगा अच्छी तरह से। अगर आप ध्यान से समझ लिया तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, सैनिकों ने कमर कस ली, ये एक वाक्य है। सैनिकों ने कमर कस ली, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? अब सैनिक है ना, सैनिकों ने कमर कस ली का मतलब क्या होता है? वास्तव में कमर नहीं कसना, बट मतलब काम के लिए तैयार हो जाना। तो यहाँ पे उनके लक्षणों के आधार पर यह प्रकट हो रहा है कि वो काम के लिए तैयार हुए हैं, तो इसलिए यहां पे लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सैनिक तैयार हो चुके हैं अपने काम के लिए, तो लक्षणा शब्द। और लक्षणा शब्द शक्ति का एक बार बता देता हूं, ये जो लक्षणा शब्द शक्ति है ना बच्चों, ये लक्षणा शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है भाई। ये लक्षणा शब्द शक्ति है, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो है रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो ये 2 प्रकार की होती है, आप याद रखिएगा। इसी तरीके से हमारी जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। व्यंजना शब्द शक्ति में होता है बच्चों शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना, और एक होती है अभिधा शब्द शक्ति। तो इस तरीके से ये शब्द शक्तियां हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल नभ में, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो बिल्कुल इजी है भाई, ये तो बिल्कुल साफ है कि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? तो इसके कारण जो है बच्चों यहाँ पे है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद हैं, 5 भेद हैं। लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, ये 5 भेद होते हैं। आप अच्छी तरह से इन्हें याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अगला प्रश्न है में अलंकार कौन सा? ये गलत है भाई, ये तो व्यंजना तो शब्द शक्ति होती है। ठीक है ना, चारों चंद्र की चंचल किरणों में पूछा अलंकार कौन सा होता है, तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। व्यंजना तो है नहीं, व्यंजना तो शब्द शक्ति है, व्यंजना तो शब्द शक्ति होती है। और यहाँ पे चूंकि अलंकार पूछा है बच्चों, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार राइट आंसर है। आप लिख लीजिए इसे, अनुप्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता हो और न ही लक्षणा से प्रकट होता हो, जब उसका अपना कोई विशिष्ट अर्थ प्रकट हो रहा हो, जब उसका अपना कोई अलग ही अर्थ प्रकट हो रहा हो, तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो वो जो व्यंजना पीछे लिखा है ना, वो बाय मिस्टेक वहां पे लिख दिया है, वो व्यंजना शब्द यहाँ पे आएगा, व्यंजना शब्द शक्ति। और ये व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ये भी बच्चों 2 प्रकार की होती है। एक होती है शाब्दी व्यंजना, एक होती है शाब्दी व्यंजना, और दूसरी होती है आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। ठीक है, ये 2 प्रकार की व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो 2 प्रकार की लक्षणा, 2 प्रकार की व्यंजना और 1 प्रकार की अभिधा। अब ये उल्टा हो गया, अनुप्रास अलंकार वहां लिखना था वो यहां लिख दिया, और व्यंजना यहां लिखना था वो वहां लिख दिया। तो इसका सही जवाब बच्चों है व्यंजना, व्यंजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानवीय भूल हो सकती है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई बात बहुत बड़ा चढ़ा करके अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, है ना। बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके कोई बात कह दी जाए जो मतलब एक लोक परंपराओं के विरुद्ध हो, ऐसा संभव ही नहीं हो, वो बात कह दी जाए तो वो तो अतिशयोक्ति हो जाती है। तो उसमें हम अतिशयोक्ति उसे कहते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी हैं, साथ ही साथ कुछ लघुतरात्मक प्रश्न भी और अति लघुतरात्मक प्रश्न भी दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों कि इंद्र सेना को मेंढक मंडली कौन कहते थे? मेंढक मंडली के नाम से भी बुलाया जाता था और इसे इंद्र सेना भी नाम था। तो ऑप्शन 1 है कि गांव के सभी लोग इसे मेंढक मंडली कहते थे, या फिर लेखक स्वयं इन्हें मेंढक मंडली कहता था, या गांव के चिढ़ने वाले लोग, जो लोग इनसे चिढ़ते थे, वो इनको मेंढक मंडली कह करके बुलाते थे, या फिर गांव के बाहर के लोग इन्हें मेंढक मंडली कह करके बुलाते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो आपको आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। राइट आंसर है इसका, गांव के जो चिढ़ने वाले लोग थे, जो इनसे चिढ़ते थे, इनको लगता था कि ये पानी की बर्बादी है, जिन लोगों को लगता था कि भाई ये ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है, तो वो फिर इनको मेंढक मंडली कह करके बुलाते थे। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है, हाँ, ये है विटनेस शब्द का पारिभाषिक हिंदी रूपांतर क्या है? विटनेस का आपको पारिभाषिक शब्द बताना है, क्या होता है? वसीयता होता है, या फिर इच्छा पत्र होता है, या गवाह होता है, या अनुमति होता है? तो विटनेस का मतलब होता है गवाह। राइट आंसर है इसका ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, तीसरा प्रश्न है कि यमक अलंकार का उदाहरण है, इसमें से यमक अलंकार का उदाहरण कौन सा है बताना आपको। पहला है पीपर पात सरिस मन डोला, दूसरा है तारा घट उषा नागरी, तीसरा है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर, 3 ही नहीं है 3 है ना, ये 3 ही नहीं है, 3 बेर खाती हैं, और चौथा है मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, 3 बेर खाती थी, यहां पर भी 3 ही है, 3 है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो यहाँ पे देखो यमक में क्या होता है कि जब शब्द का रिपीटेशन हो, शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ भी उतनी ही बार भिन्न हो, तो वहां पे यमक होता है। तो यहाँ देखो 3 बेर और 3 बेर, तो पहले 3 बेर का मतलब तो क्या है कि 3 बेर मतलब 3 बार,
पहले 3 बार खाती थी और वही अभी क्या करती है, 3 बेर जो होते हैं ना, बेर जो फल होता है ना, बेर, वो 3 बेर खा करके गुजारा चलाना पड़ता है। तो रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पे आवृत्ति हुई है और दोनों बार अर्थ उसका भिन्न भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? बताइएगा कौन सा अलंकार है। ऑप्शन 1 है विरोधाभास, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है उपमा और चौथा है रूपक अलंकार। तो इस प्रश्न में सही जवाब है बच्चों, देखो कि विस्मय यह गोदावरी, गोदावरी को विस्मय बताया है। विस्मय का मतलब होता है विष, जिसमें विष है, जिसमें जहर है, और फल कैसा दे रही है, अमृतन के फल देत। तो भाई अमृतन के फल, अमृत के फल कैसे दे सकती है? एक तरफ तो विष की बात हो रही है और दूसरी तरफ अमृत फल की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो विरोधाभास अलंकार है। सही जवाब है इसका ऑप्शन अ। ठीक है भाई, विरोधाभास अलंकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 5वां, कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। याद करिए, हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता आत्मपरिचय में कवि कहता है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं उस पृथ्वी को प्रतिपग ठुकराता, है ना, मैं उस पृथ्वी को, मैं प्रतिपल उस पृथ्वी को ठुकराता। पंक्ति में जग क्या जोड़ता है? यहाँ पे जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव से क्या तात्पर्य है? प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि वैभव से क्या तात्पर्य है, यह पृथ्वी पर क्या जोड़ता है? स्वर्ग जोड़ता है, घरों को जोड़ता है, धन को जोड़ता है, या प्रसिद्धि को जोड़ता है? तो बच्चों धन, वैभव का मतलब होता है धन संपत्ति। तो पृथ्वी पर जगत क्या करता है, संसार के लोग क्या करते हैं, धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे कवि हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं, मैं ऐसी पृथ्वी को क्या करता हूं, ठुकराता हूं, जहां पे धन इकट्ठा करने की बात हो रही है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है ऑप्शन स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए बच्चे चमकीले इशारों से क्या करते हैं? चमकीले इशारों से, शरद ऋतु जब आगमन होता है शरद ऋतु का, तो साइकिल, नई चमकीली साइकिल पे तेज चलते हुए, घंटी बजाते हुए और नए चमकीले इशारों से बुलाते हुए क्या करते हैं बच्चों को? पतंग उड़ाते हैं बच्चे, या पटाखे छुड़ाते हैं बच्चे, या जोर जोर से सीटियां और किलकारियां मारते हैं, या फिर तेज आवाज में संगीत गाते हैं? तो राइट आंसर है जोर जोर से सीटियां और किलकारियां मारते हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है स। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, जीजी के दृष्टिकोण में त्याग है। जीजी के दृष्टिकोण में त्याग क्या है? त्याग किसे बताया जीजी ने? करोड़ों रुपए में से कुछ दान कर देना, या फिर अपनी जरूरत त्याग करके मानव के लिए कुछ देना, या फिर ईश्वर के लिए कुछ प्रसाद चढ़ाना, या भ्रष्टाचार करके दान देना? तो जीजी ने देखो क्या कहा था, जीजी ये कहती है कि भाई अपनी जरूरत त्याग करके, मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, कोई वस्तु है और कम मात्रा में है और आपको उसकी आवश्यकता है ना, उसके बावजूद अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसको दे देते हो, तो वो त्याग कहलाता है। पानी की बर्बादी पर जब लेखक ने जीजी से कहा कि भाई ये पानी की बर्बादी है, तो जीजी ने ये कहा था कि अगर आप कुछ चीज प्राप्त करना चाहते हो तो पहले आपको वो देनी पड़ेगी। तो इसे त्याग कहा है जीजी ने भाई, कि अपनी जरूरत त्याग करके मानव के लिए कुछ देना। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, कि बात सीधी थी पर कवितांश का वर्ण्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है? किस बात पर बल दिया गया है इसमें? भाषा की सहजता, भाषा की जटिलता, बात का रहस्य, या फिर भाषा का उद्देश्य? तो यहाँ पे इसका मुख्य वर्ण्य विषय है भाषा की सहजता। हमें अगर किसी बात को कहना है तो सिंपल सरल भाषा में कह देना चाहिए। भाषा को चमत्कारिक बनाने के लिए उसमें अगर हमने छेड़छाड़ करी तो वो बात ही समाप्त हो जाएगी। तो क्या है इसका सही? भाषा की सहजता पर बल दिया है, या इसका वर्ण्य विषय ही है भाषा की सहजता। नेक्स्ट है 8वां के बाद 9वां प्रश्न, भक्तिन कारागार से वैसे ही डरती है जैसे, जैसे किससे? जैसे कि यमलोक से, जैसे कि ससुराल से, जैसे कि मायके से, या जैसे कि छात्रावास से? तो भाई भक्तिन तो यमलोक से डरती है, जैसे यमलोक से डरती वैसे ही कारागार से डरती। कारागार का नाम, जेल का नाम तो लेना ही नहीं भक्तिन के सामने भाई। तो ये सही जवाब रहेगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कि आपके लिए
सार्थक बाजार कौन सा रहेगा? बाजार दर्शन पाठ में से जैनेन्द्र कुमार ने कौन से बाजार को सार्थक बाजार कहा है? वो बाजार जहां आवश्यक वस्तु मिलती हो वो बाजार सार्थक है, या फिर जहां निश्चित मूल्य पर वस्तु मिलती हो वो बाजार सार्थक है, या जहां छूट पर वस्तु मिलती हो वो बाजार सार्थक है, या फिर माल या शोरूम वाले जो बाजार होते हैं वो बाजार सार्थक है? तो देखो सही जवाब रहेगा कि जहां पे निश्चित मूल्य पर कोई वस्तु मिले, न तो ज्यादा पैसा लिया जाए वहां पे किसी चीज का और न कम पैसा लिया जाए, जो निश्चित उसका मूल्य है उस मूल्य पर अगर कोई वस्तु हमें मिल जाए तो वो बाजार सार्थक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, कि जहां निश्चित मूल्य पर वस्तु जो है वो हमें उपलब्ध हो जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? तो वही जो मेंढक मंडली थी उसका दूसरा नाम था, आप बताइए क्या नाम था? बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, मेंढक मंडली का दूसरा नाम था बच्चों इंद्रसेना। वैसे इनका नाम तो था इंद्रसेना, पर लोग उसे मेंढक मंडली कह करके बुलाते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है हमारा कि भाई भक्तिन का बचपन और यौवन किस अवस्था में व्यतीत हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि भक्तिन ने बचपन से ही कठिन परिस्थितियां देखी थी। सबसे पहले तो उसकी छोटी अवस्था में उसका विवाह हो जाता है, उससे पहले उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, तो विमाता का उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, फिर उसका विवाह हो जाता है। ससुराल में आने के बाद भी कठिन परिस्थितियां उसने देखी थी। तो सारी चीजें आपको लिखनी है ना, कि भक्तिन को बचपन से ही गरीबी, उपेक्षा और विमाता के अत्याचारों को सहन करना पड़ा। सौतेली माता के दुर्व्यवहार का उसे सामना करना पड़ा। उसका विवाह अल्पायु में हो गया था। उसके बाद विवाह के बाद 3 कन्याओं को जब उसने जन्म दिया तो उसे खोटी टकसाल कह करके उसके जेठानी और उसकी सास ने उसे पुकारा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उससे काम करवाया जाता था, उसकी लड़कियों से काम करवाया जाता था। और इसके बाद क्या हुआ कि फिर भरी जवानी में विधवा हो गई, उसके बाद उसकी बेटी भी विधवा हो गई, और उसके जेठों के स्वार्थी व्यवहार के कारण उसका जीवन जो है वो कष्टों में व्यतीत हुआ। तो ऐसा था भक्तिन का जीवन। बाद में वो जो है सब कुछ छोड़ करके और महादेवी की सेवा में चली जाती है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे भक्तिन के जीवन के बारे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाजार दर्शन निबंध के आधार पर बाजार के जादू को स्पष्ट करते हुए इससे बचने का उपाय लिखिए। तो बाजार क्या होता है बच्चों? चारों तरफ से जो सजा धजा बाजार होता है वो हर किसी बाजार से चलने वाले व्यक्ति को कहता है आओ मुझे लूटो। लेकिन अब ग्राहक पे ये डिपेंड करता है या उस वहां से चलने वाले व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को बाजार के हवाले कर देगा या फिर बाजार से बचते हुए, जैसे कि चूरण बेचने वाले भगत जी जाते थे तो वैसे निकल जाएगा। तो इससे बाजार से बचने का क्या उपाय है ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या लिखना है कि बाजार के जादू का आशय है बाजार में सुसज्जित अनेक चीजों के प्रति आकर्षण होना और उन्हें खरीदने के लिए लालायित रहना। तो चारों तरफ जब चीजें आपके सामने हैं, इस तरीके से सजी धजी हैं, इस तरीके से लगी हुई है कि आपका मन करेगा कि कोई ना कोई चीजें खरीद लो। बाजार के जादू से तो ये बाजार का जादू है, और इस बाजार के जादू से बचने के लिए उपयोगी और निश्चित चीज ही खरीदनी चाहिए एवं व्यर्थ की लालसा और दिखावे की प्रवृत्ति से मुक्त रहना चाहिए। आत्म संतोषी प्रवृत्ति होगी तभी आप बाजार के जादू से बच सकते हैं, अन्यथा बाजार के जादू से कोई नहीं बचा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला है प्रश्न 14वां प्रश्न है कि इंद्रसेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी ने क्या प्रयास किया और लेखक को कैसे समझाया। जब जीजी, क्योंकि लेखक जीजी की हर बात मानता था, जैसा जीजी कहती थी वैसा लेखक करता था, लेकिन लेखक ने देखा, धर्मवीर भारती ने देखा कि भाई ये तो एक प्रकार से पानी की बर्बादी है। एक तरफ तो जहाँ चारों तरफ घोर अकाल पड़ा हुआ है, भयंकर पानी की कमी है, और इधर लोग जो है वो घड़े भर भर करके, बाल्टियां भर भर के पानी उड़ेल रहे हैं। तो अब उसने मना कर दिया पानी डालने से, तो काफी देर तक तो वो जीजी से बोला नहीं, मुंह फुला करके बैठा रहा, कोई उसमें किसी काम में उसने सहयोग नहीं दिया। अंततः जीजी ने क्या किया कि उसके मुंह में मठरी डालते हुए समझाया कि इंद्रसेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाना है। जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं लोग, अर्घ्य देते हैं ना, ओम सूर्याय नमः करके। तो जो चीज हमारे पास कम हो और प्रिय भी हो, हमें उसकी जरूरत हो,
और उसका दान करना ही सच्चा दान कहलाता है। ऐसा नहीं कि आपके पास लाखों रुपए और आपने उसमें से 1 रुपया किसी को दान कर दिया तो वो दान नहीं कहलाएगा। इंद्रसेना को पानी देने से इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वे हमें पानी देंगे, अर्थात बरसात करेंगे, बारिश करेंगे। तो ये एक प्रकार से जो है वो यहाँ पे दान है। कई उदाहरण देती है जी की, जैसे मान लो आपको गेहूं चाहिए, इतने ज्यादा गेहूं चाहिए तो आपको थोड़े गेहूं पहले बोने पड़ेंगे। इस तरीके से ये एक जो है वो उसको समझाने का प्रयास किया है लेखक को। तो देखो, पहला प्रश्न है कि अलंकार किस भाषा का शब्द है। तो आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास 4, संस्कृत, उर्दू, फारसी और हिंदी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर जिन जिन प्रश्नों का आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ, अलंकार संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ। हाँ, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ। राइट आंसर है ऑप्शन अ, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास श्लेष अलंकार, दूसरा है यमक, तीसरा है उपमा और चौथा है रूपक अलंकार। तो बच्चों, इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ, श्लेष अलंकार, कि जहां पर शब्द एक बार ही आवे लेकिन उसका अर्थ अगर भिन्न भिन्न हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन श्लेष अलंकार। यमक में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति होती है, उतनी बार अर्थ भी भिन्न होता है। उपमा में क्या होता है कि उपमान को उपमेय और उपमान जो दोनों है ना, तो उपमेय को उपमान की उपमा दी जाती है। और रूपक में दोनों को अभेद किया जाता है, दोनों अलग अलग होते हैं उपमान और उपमेय, लेकिन उस उपमान जो होता है ना जिससे तुलना की जाती है और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, तो उसका रूप दे दिया जाता है, उसी के समान बता दिया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा, कि जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से और न ही लक्षणा से प्रकट होता है बल्कि अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, वह शब्द शक्ति कौन सी होती है। तो देखो, 3 शब्द शक्तियां होती है। पहली होती है अभिधा शब्द शक्ति, जो शब्द का अगर सीधा सीधा अर्थ हमें समझ में आता है तो वो तो अभिधा हो गई। अगर सीधा अर्थ समझ में नहीं आवे, अगर मुख्यार्थ समझ में न आवे, तो वहां पर हमें फिर लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन यहां पर कहा है कि न तो अभिधा हो और न ही लक्षणा हो, कोई और ही अर्थ ग्रहण करना हो, तो वहां पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति, तीसरी शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कि चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है, इसमें शब्द शक्ति कौन सी है। तो बात जो कही गई है ना, उसी का वही अर्थ है कि भाई एक चमेली का पुष्प होता है, फूल होता है, आपने देखा होगा, उसका कलर कैसा होता है, श्वेत कलर का होता है और बड़ा सुगंधित होता है। तो जो बात कही है वही अर्थ हमें समझ में आ रहा है, इसलिए ये मुख्यार्थ जो है वो समझ में आ रहा है, इसलिए ये अभिधा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, कि शब्द का अर्थ रूढ़ी के आधार पर अगर लिया जाता है तो वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है। देखो, रूढ़ी जो लक्षणा शब्द शक्ति वो 2 प्रकार की होती है, एक रूढ़ा लक्षणा और एक प्रयोजनवती लक्षणा। इसे रूढ़ी लक्षणा भी कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि जो लक्षणा शब्द शक्ति है, ये लक्षणा शब्द शक्ति 2 प्रकार की है। लक्षणा शब्द शक्ति लक्षणा एक तो होती है रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ा या रूढ़ी लक्षणा, ठीक है, रूढ़ी लक्षणा। और दूसरी होती है प्रयोजनवती, प्रयोजनवती लक्षणा, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है। इसी तरीके से व्यंजना शब्द शक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है शाब्दी व्यंजना और दूसरी होती है आर्थी व्यंजना। तो यहाँ पे जो अगर रूढ़ी के आधार पर अगर कोई अर्थ ग्रहण किया जाए, रूढ़ी मतलब जो परंपराएं, जो रूढ़ी रीति रिवाज जो है ना, उसके आधार पर, तो वो रूढ़ा लक्षणा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, छठा प्रश्न है कि जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर के शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, तो अभी हमने देखा वो प्रयोजनवती लक्षणा होती है। रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा 2 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, हाँ, एक तुम ही हो, एक तुम ही तो हो, एक तुम ही तो अच्छे आदमी हो, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। देखो, यहाँ पे उस पर व्यंग्य किया गया है, मतलब कि भाई बस तुम ही एक अच्छे आदमी, और कोई है ही नहीं क्या।
तो व्यंग्य किया गया, इसलिए यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है। इसका कोई और मतलब बात कही गई कुछ और है ना, उसको सामने तो ये कहा भाई तुम ये 6 आदमी हो, लेकिन अर्थ इसका और है। तो अर्थ जब भिन्न निकलता हो तो वहां पे होती है व्यंजना शब्द शक्ति। और मैंने बताया व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, ठीक है, आर्थी व्यंजना। बच्चों ये जो अपनी हिंदी अनिवार्य की 2000 प्रश्नों की सीरीज है, ये कंप्लीट अगर सारे 2000 प्रश्न एक साथ उसकी पीडीएफ और वीडियोस अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप है हमारा एजुकेशन राइज, एजुकेशन और RISE, एजुकेशन राइज नाम से अपना ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको कोर्सेज भी मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी कंपलसरी, सबके कोर्सेज मिलेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे मॉडल पेपर्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश के, और वहाँ पर आपको नोट्स भी अगर चाहिए तो मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और वहीं पर आपको हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्नों की सीरीज और इंग्लिश हिंदी साहित्य और हिंदी कंपलसरी के 2-2 प्रश्नों की सीरीज भी वहीं पर आपको मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 8वां प्रश्न कि शाब्दी एवं आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं। तो अभी हमने कर दिया व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, और उसी तरीके से लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। नेक्स्ट हमारा अगला है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी एक होती है क्या, लिपि होती है। ठीक है, विश्व की जितनी भी भाषा हैं वो किसी न किसी लिपि, उनकी कोई ना कोई लिपि होती है। लिपि क्या होती है कि जो वर्तनी चिन्ह होते हैं भाषा के, वो वर्तनी चिन्ह जिस तरीके से लिखे जाते हैं, जिस रीति से लिखे जाते हैं, जिस ढंग से लिखे जाते हैं, उसकी विशेषता होती है, वो किसी न किसी लिपि में आती है, तो इसलिए वो लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है ना, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, इसी तरीके से नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी, तो ये अपनी अपनी लिपियां होती है। आगे बढ़ते, जैसे पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है ना, ऐसे लिपियां होती है इनकी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 10वां प्रश्न है कि लिपि में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, वर्तनी चिन्ह जो होते हैं वो लिपि में, वर्तनी चिन्हों के आधार पर ही वो लिपि कहलाती है। अगर प्रश्न है कि लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि का मतलब क्या होता है कि किसी भी भाषा की वर्तनी चिन्हों का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। वर्तनी चिन्हों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न है हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखो हिंदी भाषा में कुल जो वर्ण होते हैं उसमें कुछ वर्ण जो है वो होते हैं स्वर, और कुछ वर्ण जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन। तो यहाँ पे पूछा व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी भाषा की वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। तो इस तरीके से 33 और 11 44 वर्ण होते हैं कुल हिंदी भाषा की वर्णमाला में। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है 12वां कि जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। वो चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मारवाड़ी हो, कोई भी हो, परिवार से जो भाषा सीखता है बालक, जो माँ से जो भाषा सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। देखो हिंदी की 5 उप बोलियां हैं हिंदी की, उसे 5 भागों में विभाजित किया है, उसमें से एक है राजस्थानी। तो राजस्थानी की कौन सी बोली नहीं है इसमें से, देखो मेवाड़ी जो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाती जो कि अलवर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, मेवात जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है जहाँ बोली जाती है, भोजपुरी, ये भोजपुरी भाई राजस्थान में नहीं बोली जाती है, हाड़ौती जो अपना हाड़ौती जो कोटा और झालावाड़ का जो इलाका है वहाँ पे बोली जाती है। तो ये तो है, लेकिन ये जो स है ना भोजपुरी, ये राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन स। बच्चों ये जो हमारी सीरीज रहती है ये एवरीडे आपको मॉर्निंग में 6 बजे मिलती है ना, 6 बजे हमारी ये सीरीज जो है वो एवरीडे मिलती है हिंदी अनिवार्य की। और हिंदी साहित्य की सीरीज आपको मिलती है 2000 प्रश्नों की सीरीज जो है ये आपको 7 बजे मिलती है। तो सुबह हमारी 2 क्लासें रहती है, सुबह 6 बजे हिंदी अनिवार्य और सुबह 7 बजे हिंदी साहित्य। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारा जो कैप्सूल सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य की कैप्सूल सीरीज आपको शाम को मिलेगी 5 बजे, है ना, 5 बजे शाम को मिलेगी।
और इंग्लिश की जो कैप्सूल सीरीज हमारी चल रही है वो मिलेगी शाम को 7:30 बजे। तो ये तो हमारी क्लासेस हो गई। इसके अलावा हमारी 2 लाइव क्लास होती हैं। एक हमारी लाइव क्लास होती है बच्चों शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, और दूसरी हमारी लाइव क्लास होती है शाम को 8:30 बजे। तो ये हमारी लाइव क्लासेस चलती है 2, और 4 हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस चलती है। टोटली 6 क्लास पर डे आपको मिलेगी। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो जहां पर हमारे वीडियोस की पीडीएफ हम शेयर करते हैं, तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे 9079622989। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हमारे सारे लिंक्स जो हैं अलग अलग, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक, ऐप की लिंक, वेबसाइट की लिंक, कोर्सेज की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक, सब लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा प्रश्न है बच्चों 14वां प्रश्न है कि निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। हमने अभी देखा था नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू जो है ना, ये फारसी अरबी भाषा की एक लिपि होती है बच्चों। फारसी और अरबी भाषा की एक लिपि होती है जिसका नाम है नस्तालिक लिपि, है ना, नस्तालिक लिपि। तो ये नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है उर्दू भाषा जो है ये नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है, जबकि बाकी सभी भाषाएं जो है वो अरबी और फारसी भाषा में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, उर्दू भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने सीरीज की तुलना किससे की है। तो लेखक ने सीरीज की तुलना बच्चों अवधूत से की है। अवधूत का मतलब होता है अघोरी, है ना, अवधूत का मतलब होता है अघोरी। अघोरी जो होता है ना, अघोरी बाबा, अघोरी क्या होता है कि वो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता, कोई किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है, तो अघोरी होता है। या इसे सन्यासी अपन कह सकते हैं ना, सन्यासी, अघोरी या सन्यासी। तो ये जो सीरीज का पेड़ है, ये चाहे कितनी भयंकर गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमेशा फूला का फूला रहता है। तो इसलिए जो है वो इसे अवधूत कहा है, अघोरी कहा है, सन्यासी के समान जो है वो लेखक ने बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां कि सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था। तो भूषण ने अपने पिता यशोधर बाबू को, जब उनकी सिल्वर वेडिंग थी, है ना, उनकी 25वीं सालगिरह थी, तो उस पर क्या दिया था। अब सिल्वर वेडिंग क्या होता है, 25 वर्षों की जो एनिवर्सरी होती है वो 25 वर्ष पूरे होते हैं तो वो सिल्वर वेडिंग कहलाती है। तो उन्हें एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था बच्चों, है ना। भूषण ने अपने पिता की सिल्वर वेडिंग पर उनको पहनने के लिए एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन ला करके दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रश्न है कि फीचर शब्द किस भाषा से बना है। तो फीचर शब्द लैटिन भाषा के फक्चूरा, FUCTURA, याद रखिएगा, से बना हुआ शब्द है। किस भाषा का है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला 18वां प्रश्न है कि आलेख किन विषयों पर लिखे जाते हैं। देखो फीचर लेखन है, आलेख लेखन है, तो ये इनको याद कर लीजिएगा। फीचर में तो क्या होता है कि फीचर जो है ये एक सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ और एक सुनियोजित एक लेखन होता है। मतलब इसमें कुछ क्रिएटिविटी होती है। आप जो लिखने वाला व्यक्ति होता है वो अपने भाव उसमें लिख सकता है। एक होता है आलेख। तो आलेख क्या होता है कि किसी भी ज्वलंत समस्या पर या किसी तत्कालीन घटनाक्रम पर, किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं प्रसिद्ध विषयों के बारे में लिखे जाते हैं, और ये लेख का छोटा रूप होता है। लेख होता है ना, जो लेख लिखे जाते हैं, लेख का एक छोटा रूप होता है आलेख। तो ये किसी भी ज्वलंत समस्या पर लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन होता है 19वां। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां, रघुवीर सहाय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों रघुवीर सहाय की एक रचना है, अपने नाम आपको याद होगा, कैमरे में बंद अपाहिज। और इनके बारे में जब कवि परिचय हम करेंगे तो बिल्कुल अलग से फिर से हम देखेंगे इनके बारे में। कवि का व्यक्तित्व, कवि और लेखक का व्यक्तिगत परिचय जो हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी इनकी 2 रचनाएं आप याद रखिए, जैसे आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो खूब हंसो, सीढ़ियों पर धूप,
है ना। इस प्रकार की इनकी रचना है, तो आप कोई भी 2 रचनाएं लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 20वां प्रश्न है और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता को तर सभ्यता कहते हैं, सिद्ध कीजिए। तर सभ्यता क्यों कहते हैं? तो देखो कि पुरातत्व की खुदाई में यहाँ 700 कुएं निकले हैं, है ना। पानी की यहाँ पर्याप्त व्यवस्था थी, तो कुएं निकले हैं, साथ ही साथ एक महाकुंड मिला है, साथ ही साथ 8 स्नानागार मिले हैं, और वहां पे अतः हम इस सभ्यता को तर सभ्यता भी कह सकते हैं। पहला प्रश्न है, देखो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है बच्चों कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बताना है आपको इसमें अलंकार कौन सा है, तो थोड़ा सा पढ़िए, सोचिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आवे तो मैं बता देता हूं, इसमें विरोधाभास अलंकार है। कैसे विरोधाभास अलंकार है कि भाई इस चित्त की गति को कौन समझे। ये अनुराग जो होता है ना, प्रेम जो होता है ना, उसको कौन समझे। कैसे कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। अब देखो श्याम रंग का मतलब होता है काला रंग, तो अगर इसको काले रंग में डुबोया जाए तो उज्जवल होता है। तो काले रंग में तो बच्चों काला होता है, उज्जवल कैसे होता है। लेकिन अर्थ यह है कि जैसे जैसे भगवान कृष्ण से, भगवान श्याम से, ईश्वर से प्रेम करते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मा पवित्र होती है। तो इसका अर्थ यह है, तो मूल अर्थ है कि भाई भगवान से या कृष्ण से प्रेम करने पर आत्मा उज्जवल होती है, आत्मा पवित्र होती है। भाव ये था। लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ देखें कि श्याम रंग यानी काले रंग में डूबने पर हम उज्जवल होते हैं, हम श्वेत होते हैं, तो वो तो हम उसमें तो काले होते हैं। तो ये विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार में होता क्या है कि इस जहां कथन में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है। अब एक्चुअली विरोध है नहीं, एक्चुअली बात दूसरी है, पर इससे ऐसा आभास हो रहा है कि श्याम रंग में डूबते हैं तो उज्जवल होते हैं। तो ये विरोधाभास अलंकार यहाँ पे बताया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पीडीएफ आपको कंप्लीटली हमारे ऐप में मिलेगी। ऐप है हमारा एजुकेशन राइज नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूं, एजुकेशन राइज इस नाम का ऐप है, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी 9079622989। वहां पे आपको कंप्लीटली पीडीएफ और वीडियो सारे एक ही सीरीज में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि गारंटी शब्द का पारिभाषिक हिंदी शब्द क्या होगा, बताना है ना। गारंटी, अब आपको याद रखना, स्पेलिंग भी आपको याद रखनी, GUARANTEE, गारंटी। तो अपन कहते हैं कई बार कि भाई कोई वस्तु खरीदते हैं तो कहते हैं इसकी गारंटी कितनी है, इसकी वारंटी कितनी है। तो गारंटी का मतलब होता है बच्चों जो यहाँ पे हम इसे कहेंगे जो प्रत्याभूति है ना, शपथ नहीं, प्रत्याभूति, संशोधन या वादा। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रत्याभूति। गारंटी यानी प्रत्याभूति, किसी चीज की मतलब एक प्रकार से एक ये शर्त दे देना कि अगर खराब हुआ तो उसे बदला जाएगा। तो ये प्रत्याभूति, हिंदी में इसका शब्द होता है प्रत्याभूति। गारंटी मीन्स प्रत्याभूति, याद रख लेना अच्छी तरह से। परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, ध्यान रखना, जब एग्जाम देने जाओगे ना तो उस दिन याद करोगे हाँ ये हमने पढ़ा था और बिल्कुल एग्जाम में आया है। नेक्स्ट एक और प्रश्न है, एक और पारिभाषिक शब्दावली है, उसमें आपको बताना है अमेंडमेंट शब्द का पारिभाषिक अर्थ बताइए। आपने कभी सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, संवैधानिक संशोधन जो होते हैं, तो उसमें अमेंडमेंट शब्द आता है। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स, संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, ध्वनि किसे कहते हैं। अब ये हिंदी अपना व्याकरण का प्रश्न है कि भाई ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि, हम जब आप बोलते हैं तो हमारे बोलने पर हमारे मुख से जो स्वतंत्र आवाज निकलती है वो ध्वनि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं या आप बोलते हैं, और जो भी हम सब बोलते हैं तो वो आवाज जो निकलती है वो ध्वनि कहलाती है। आपको इजी लग रहा है क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में लिखने पड़ेंगे, तो अभी लिखने का अभ्यास करिए। ये भी इजी लग रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए और खुद लिखिए। केवल प्रश्न आपके सामने आता है तो उसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि सुनते तब तो इजी लगता है, लेकिन जब लिखने बैठते तो फिर हाथ पांव फूलता है, कुछ नहीं याद। अगला प्रश्न है, भाषा के कौन कौन से 2 रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं भाई, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो अस्थायी भाषा है जिसे हम कहते हैं, और लिखित भाषा जो है वो भाषा का स्थायी रूप है। तो इस तरीके से ये भाषा के 2 रूप हुए। नेक्स्ट छठा प्रश्न,
नेक्स्ट है छठा प्रश्न, व्याकरण के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन होता है, या व्याकरण के कितने अंग हैं, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। प्रश्न को थोड़ा समझिएगा, घुमा फिरा के अलग अलग 2 3 4 5 तरीके से पूछा जा सकता है। तो भाई जो व्याकरण होती है, उस व्याकरण में भाषा के विभिन्न जो अंग हैं उन सबका अध्ययन किया जाता है ना। इसके विविध अंगों का, जैसे वर्ण, वर्ण जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये क है, ये अ है, ये वर्ण हो गए। उसके बाद शब्द, अब शब्द क्या होता है, जैसे कमल, ये कमल, ये एक शब्द हो गया। शब्द क्या होता है कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे प क ना, जैसे ये एक समूह तो है वर्णों का, लेकिन ये शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो सार्थक जो शब्दों का समूह होता है वही क्या कहलाता है भाई, वो शब्द कहलाता है। फिर आता है पद। अब वाक्य जो शब्द जो होते हैं उनका जो बड़ा रूप है, शब्दों को जोड़ करके हम वाक्य की तरफ बढ़ते हैं तो वो आता है पद। उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद वाक्य बनता है। तो ऐसे एक क्रम रहता है, वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, फिर एक पैराग्राफ बनता है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य से संबंधित विषय सामग्री का जो अध्ययन किया जाता है, ये एक जो है वो क्या कहलाता है भाई, ये व्याकरण के विभिन्न अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि वॉशिंगटन उनका देवता था, वॉशिंगटन उनका भगवान था, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इस वाक्य में बच्चों आप बताइए लक्षणा शब्द शक्ति। क्यों लक्षणा शब्द शक्ति है कि भाई अब देखो डायरेक्ट अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। वॉशिंगटन आप समझते हो ना, वॉशिंगटन जैसे अमेरिका का वॉशिंगटन है, तो वो एक शहर हो गया, वो एक वॉशिंगटन एक स्थान हो गया। स्थान किसी का भगवान कैसे हो सकता है, स्थान किसी का देवता कैसे हो सकता है। अर्थ ये है कि वहां पर बैठे हुए वो जो आला अफसर हैं, वहां पर बैठे हुए जो नेता हैं, वहां पर बैठे हुए जो सरकारी जो या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग है ना, वो लोग जो है वो किसी के देवता, किसी के भगवान। अब देवता और भगवान भी कैसे, अब डायरेक्ट देवता तो हो नहीं सकते, डायरेक्ट भगवान तो हो नहीं सकते, लेकिन अगर वो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका हाथ किसी के सर पर है, तो वो एक प्रकार से वो सहारा देने वाले लोग हो गए। तो अब यहाँ पे हमें लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा, लक्ष्मणा नहीं है भाई, लक्षणा है ना, लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों अपना अगला 8वां प्रश्न। ये ओ नए कवियों ठेले पर लदो, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो बताइए बच्चों कौन सी शब्द शक्ति है। देखो अभिधा, इसमें आपको अगर सीधा अर्थ समझ में आ रहा है क्या। अब कवियों को का ठेले पर लदो, तो ठेले पे कवि थोड़ी लदेंगे भाई, नहीं, तो अभिधा नहीं है। लक्षणों के आधार पर अगर हमें अर्थ समझ में आ रहा है तो हम सोचते लक्षणा शब्द शक्ति है, बट लक्षणा भी नहीं है इसमें। कवियों ठेले पर लदो, इससे लक्षण क्या प्रकट हो रहा है, कोई लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है। तो अब देखो तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसमें क्या है, इस वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। मतलब क्या है, अब यहाँ पे ऐसा है, उनके महत्व को घटाया गया है। तुम्हारे जैसे कवि तो खूब सारे हैं, चलो ठेले पे लदो निकलते हैं, है ना। तो मैं ऐसे मतलब एक उनके महत्व को कम करने का प्रयास किया गया है, तो इसलिए जो है वो ये इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। अब देखो जहां हमें मुख्यार्थ समझ में नहीं आवे, जहां पे हमें शब्द का लक्षणों के आधार पर जब उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, हम उसका अर्थ नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर तीसरी शब्द शक्ति होती है। और याद रखना ये तो प्रसिद्ध वाक्यांश है, परीक्षा में ऐसे कैसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा 8वां के बाद 9वां प्रश्न। हाँ, टीवी में सूचनाओं के कितने चरण होते हैं, नाम लिखिए। तो टीवी में जो समाचार प्रसारित होते हैं उसके विभिन्न अलग अलग 7 चरण होते हैं, और 7 चरणों का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से क्या होता है कि या तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें 7 आपको लिखने पड़ेंगे, या फिर कई बार इसमें से एक में से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे फोन इन क्या होता है, एंकर विजुअल क्या होता है, ठीक है ऐसे। तो अभी एक बार तो देखो कि इसके 7 चरण कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज आपने देखा होगा, जैसे कोई इंपॉर्टेंट घटना हो गई और उसी समय तुरंत कम शब्दों में जानकारी देनी होती है, तो टीवी पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। उसके बाद होता है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर वो न्यूज होती है कि जब जिस घटना स्थल से अभी संपूर्ण वो फोटो और वीडियोस नहीं आए, केवल सूचना है, तो वो सूचना जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है, वो ड्राई एंकर कहलाता है। फोन इन का मतलब होता है वहां पे डायरेक्ट जब बातचीत हो रही है फोन पे कॉल लगा करके, और वो व्यक्ति जो संवाददाता वहां जो घटना स्थल पर वो भी बोलता है, तो आवाज हम सुनते हैं टीवी पे,
सुनाई देती है और जो व्यक्ति जो स्टूडियो में है वो भी सुनाई देता है। तो ऐसे फोन पे बात हो रही है। एंकर विजुअल का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो घटना स्थल पे वहां से वो फोटो वीडियोस वो भी दिखाता है, वो एंकर विजुअल कहलाता है। एंकर बाइट का मतलब होता है कि घटना स्थल पे जो लोग उपस्थित हैं उन लोगों का कथन दिखाया जाता है। घटना को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए, उसको विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उनको, उन लोगों की बातों को जो है वो उनको दिखाया जाता है और सुनाया जाता है। किसी पूछा ना कि भाई आप बताइए आपने देखा क्या हुआ था, कैसे हुई घटनाक्रम, तो वो होता है। और लाइव का मतलब होता है कि डायरेक्ट जो घटना स्थल है वहां से अगर सीधा प्रसारण होता है तो वो लाइव कहलाता है। और इस तरीके से एंकर पैकेज, तो ये 7 चरण होते हैं टीवी में सूचनाओं के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? तो ये दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। ये जो नर्तकी की मूर्ति जो वहां से प्राप्त हुई है बच्चों, ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? लेखक जब वहां पे देखने गया, घूमने गया था और वहां जब उसने वो सारे खाके देखे, वहां उस नगर की स्थिति देखी वहां पे, है ना, तो उसे पुरानी चीजें याद आ गई। तो उसे कुलधरा गांव की याद आई थी बच्चों, कुलधरा गांव की याद आई थी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक प्रश्न अच्छी तरह से समझा दूं। और ये जो प्रश्न आप अभी पढ़ रहे हो ना, खाली पढ़ना या सुनना नहीं है बच्चों, आपको याद करना है। और अगर अभी याद नहीं किया, आप सोचोगे हम बाद में और कर लेंगे, नहीं मिलेगा टाइम। इतनी सामग्री आपको पढ़नी है, इतना पढ़ना है, आपके पास इतना टाइम है कि दोबारा से आप यहां पे नहीं आ पाओगे, दोबारा से ये चीज नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि आज ही याद करो और अभी याद करो। और अगर कोई चीज आपको लगती है कि मुझे नोट करनी है तो आप नोट कर लो। अगर नहीं करना चाहते हो नोट, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो है हमारी लाइव जो क्लासेस होती है उसमें जो मॉडल पेपर्स होते हैं अपने डेस्क वर्क के, है ना, संजीव के और साथ ही साथ एक्सीलेंट के, तो अभी ज्योग्राफी का मॉडल पेपर हमने एक एक हल करना शुरू कर दिया। एवरीडे लाइव क्लास में हम सॉल्यूशन करते हैं, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराता हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ये नंबर है 9079622989। इस नंबर पे 989, इस नंबर पे जब आप मैसेज करोगे तो आपको हमारी लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, ऐप की लिंक मिलेगी, वेबसाइट की लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, कोर्सेज की लिंक मिलेगी, सारे लिंक आपको मिल जाएगी बच्चों। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें से कोई एक ही ज्वाइन करिए, क्योंकि दोनों में एक ही प्रकार की सामग्री अवेलेबल करवाई जाती है। 2 इसलिए बनाए ताकि अगर ज्यादा बच्चे हैं तो वो दोनों उसमें जुड़ सकें। तो ये है अपना नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में हमने बहुत सारी स्टडी मटेरियल आपके लिए, मॉडल पेपर्स, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट कोर्स भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, आपका अभी आपका कोर्स अगर पूरा नहीं हुआ है और आप एक साथ संपूर्ण कोर्स पूरा प्राप्त करना चाहते हो, जहां पे आपको वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो इस ऐप को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा, ठीक है। लाइव क्लास हमारी शाम को रहती है, एक तो 7 बजे लाइव क्लास रहती है। जो बच्चे नए हैं उनको, जो पुराने हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको बता दो कि एक तो रहती है शाम को 7 बजे, है ना, इवनिंग में, और दूसरी क्लास रहती है हमारी शाम को 8:30 बजे। तो इसमें हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस अभी चल रही है और ये जैसे ही कंप्लीट होगी हम उसमें भी मॉडल पेपर करेंगे और संजीव और एक्सीलेंट के दोनों के 10 के जो 10 मॉडल पेपर है सॉल्व करेंगे। और इसमें अभी ज्योग्राफी के मॉडल पेपर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग बिल्कुल गंभीर हो, सीरियस हो पढ़ाई के प्रति और पढ़ना चाहते हो और हाथों हाथ चीजें अगर याद करना चाहते हो, तो ये शाम को लाइव क्लास रहेगी, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और ये जो ग्रुप आप ज्वाइन करोगे तो उस ग्रुप में हम लिंक भी भेजते हैं, तो लिंक पे क्लिक करके आप इस क्लास में जुड़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो अगला हमारा हमारा अगला प्रश्न है कि जूझ उपन्यास का नायक पढ़ाई क्यों करना चाहता था? याद है ना आपको, आनंद यादव, और जब वो स्कूल नहीं जाता था, उससे पहले वो जब खेती करता था, जब वो खेत में काम करता है तो वो पढ़ाई के बारे में खूब सोचता है, वो पढ़ना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है, वो कुछ नौकरी करना चाहता है। या उनके गांव में एक विठोबा करके एक व्यापारी था, वो व्यापार करता था, तो ये चाहता था कि मैं भी कुछ पढ़ लिख करके इस प्रकार का व्यापार करूं ताकि मेरे हाथ में 2 रुपए आवे तो मैं कुछ थोड़ा आराम से जिंदगी जी सकूं। तो देखो बच्चों, इससे हमें प्रेरणा लेनी है। ये चीजें जो हम पढ़ते हैं ना, इससे मेहनत करनी है। आपको क्या लिखा है कि जूझ उपन्यास का नायक पढ़ लिख करके नौकरी
करना चाहता था जिससे उसके हाथ में 4 पैसे आ सकें, या फिर वह गांव के एक धनी किसान विठोबा की तरह कुछ धंधा करके, कुछ काम धंधा करके जो है वो अपने आप को एक समृद्ध व्यक्ति बनाना चाहता था। इसलिए वो पढ़ना चाहता था। आखिरकार वो पढ़ा और अच्छा एक लेखक जो है वो कवि जो है वो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13वां कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद लेखक आनंद यादव को कितने घंटे पशु चराने पड़ते थे। देखो उसका पिता कितना कितना कठोर था कि पहले तो उसको स्कूल ही नहीं भेजता था, नहीं जाएगा स्कूल, काम करेगा, खेत में काम करेगा, पशु चराएगा, और वो खुद गांव में घूमता रहता था। और बाद में जब ये उस पर दबाव आया कि भाई नहीं स्कूल तो भेजना पड़ेगा बच्चे को, तो ये भी उस पर शर्त लगा दी कि स्कूल से आने के बाद फिर काम करेगा, पशु चराएगा, खेत में काम करेगा, स्कूल जाने से पहले भी खेत में काम करके जाएगा। और इस तरीके से जो है फिर भी वो बच्चा पढ़ा। तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद लेखक को 1 घंटा पशु चराना पड़ता था भाई। तो ये काम उसे करना पड़ता था। अपने को तो पशु भी नहीं चराना, आपको तो खाली पढ़ना है, इसलिए पढ़िए, मेहनत करिए। लोग तो पशु चरा करके, खेती करके भी बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला है 14वां प्रश्न कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा में क्या बुराइयां हैं। तो ये जो जाति व्यवस्था है इसमें जो बुराइयां हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब के अनुसार, उसको हम देख लेते हैं। क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा दोषपूर्ण व्यवस्था है, यह अच्छी व्यवस्था नहीं है। ये कहते हैं इस प्रथा का श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। मतलब ये तर्क देते हैं कि भाई ये श्रम विभाजन पर आधारित है। तो अंबेडकर साहब कहते हैं कि इसी श्रम विभाजन पर आधारित नहीं है, ये श्रम विभाजन का अस्वाभाविक है। क्या है वह श्रम का नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन करता है। आप कहते हो ना कि श्रम विभाजन पर आधारित तो नहीं है ये, बल्कि ये तो श्रमिकों का विभाजन करता है। इससे समाज में अनेक वर्ग बनते हैं और उनमें ऊंच नीच की भावना पैदा होती है। श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि, प्रशिक्षण और क्षमता पर आधारित नहीं है। मतलब जो व्यक्ति कोई अच्छा काम कर सकता है लेकिन वो जाति के आधार पर वो उस दूसरे काम को नहीं कर सकता, उसे अपनी जाति का ही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या है कि भाई वो इसको उसकी रुचि के अनुसार नहीं कर सकता, उसके प्रशिक्षण के हिसाब से, अगर जाति के हिसाब से आपने काम दिया उसे तो वो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। मनुष्य को जन्म से ही दूसरों द्वारा पहले से निर्धारित पैसा करना पड़ता है। अब वो जन्म लिया, जिस जाति में जन्म लिया तो उसके लिए काम पहले से तय कर रखा है। तो उसकी रुचि कैसी है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसकी योग्यता क्या है, उस योग्यता के अनुसार उसे काम मिलना चाहिए। वह उसे बदल नहीं सकता। इससे कार्य का स्तर गिरता है, व्यक्ति बेरोजगार होता है और समाज में आर्थिक हानि होती है। तो इसीलिए ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस जाति व्यवस्था में इतने प्रकार के दोष बताए हैं। आपको याद रख के लिखना है एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15वां, फीचर लेखन क्या है। ये फीचर लेखन तो हम कई बार कर चुके हैं, पहले भी हमने किया है। फीचर लेखन जो है बच्चों किसी भी सामाजिक घटना की एक रोचक और मनोरंजनपूर्ण, ध्यान रखना इसमें रोचकता आएगी। जैसे समाचार होता है, समाचार में रोचकता नहीं होती है, समाचार में जो एक्चुअल चीज होती है वही बतानी पड़ती है। तो एक तो इसमें रोचकता बनी रहती ताकि लोग पढ़ें, और दूसरा इसमें इसका उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। समाचार का उद्देश्य होता है सूचना लोगों तक पहुंचाना, जो एक्चुअली चीज है वो पहुंचाना, लेकिन इसमें होता है कि लोगों का मनोरंजन करना। अब इसमें और क्या होता है कि फीचर एक सृजनात्मक, सुनियोजित और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। ये पंक्ति तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये 3 जो टेक्निकल शब्द है ये तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखो भाई, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ बच्चों कि कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव क्या है। ये ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, किसी विशेष करके जो कविताएं होती है उसका मूल भाव क्या होता है, केंद्रीय बिंदु क्या होता है। मूल भाव की जगह ये आ सकता है इसका केंद्रीय बिंदु क्या है, इसका केंद्रीय भाव क्या है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब का एक ही अर्थ होता है, क्या होता है कि ये जो कविता है जैसे कैमरे में बंद अपाहिज, अब इसमें क्या होता है कि किसी एक विकलांग व्यक्ति को वहां पे लाया जाता है और जो पत्रकार होते हैं, विशेष करके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं उससे, जैसे कि हमने पढ़ी उस कविता को अच्छी तरह से। तो एक प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी मानसिकता पर यहाँ पे अज्ञेय साहब ने जो है यहाँ पे एक व्यंग किया है। नहीं, रघुवीर सहाय साहब ने, रघुवीर सहाय साहब की रचना है। तो रघुवीर सहाय ने इस कविता के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मानसिकता पर व्यंग किया है। तो इस कविता में कवि ने करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से, क्या जगाने के उद्देश्य से, कि करुणा जगाना चाहते हैं हम, सहानुभूति जगाना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रमों में निहित क्रूरता तथा शोषण को व्यक्त किया है। क्योंकि मीडिया क्या करता है, नाम तो कुछ और देता है
और उनका जो भाव होता है, उनका जो उद्देश्य होता है वो कुछ और होता है, उनका हिडन जो टारगेट होता है वो कुछ और होता है। क्योंकि इस कार्यक्रम को भी उन्होंने नाम दिया था कि ये था हमारा सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम। क्या सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि आप किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करो, आप किसी व्यक्ति को परेशान करो, है ना? उस व्यक्ति को तो बेचारे को बहुत प्रताड़ित कर दिया गया था, तो नाम कुछ और होता है, जबकि उनका मूल अंदर का जो भाव होता है वो अलग होता है। तो नाम होता है क्या है कि हम करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, उनकी जो निहित क्रूरता होती है, उनका जो शोषण होता है, उस पर व्यंग्य किया है। मीडिया माध्यम की ऐसी व्यावसायिकता और संवेदनहीनता पर आक्षेप किया गया है। तो ये है उसका मूल भाव कि मीडिया की मानसिकता पर आक्षेप, मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय दीजिए। ये प्रश्न आएगा 4 नंबर का। ये भी जो पिछला वाला हमने प्रश्न किया था वो 2 नंबर का आएगा। ये प्रश्न आएगा 4 नंबर का। किसी एक लेखक या किसी एक कवि का आपको परिचय लिखना पड़ेगा। व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय लिखिए, या तो इस तरीके से प्रश्न आएगा या पूछा जाएगा कि उनका परिचय दीजिए। तो इसमें क्या होता है बच्चों, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो उनका व्यक्तित्व लिखना है। व्यक्तित्व में क्या आता है, उनका जीवन आता है। व्यक्तित्व में उनका परिवार के बारे में आता है। व्यक्तित्व में उनके गुरु कौन थे, इस प्रकार का आता है। और साथ ही साथ जो साहित्यिक परिचय होता है उस या फिर उनका जो कृतित्व होता है, उस कृतित्व में उनकी रचनाओं का नाम लिखना है, उनको जिन पत्र पत्रिकाओं के लिए उन्होंने काम किया था उसका नाम लिखना है, उसमें वो भी उल्लेख करना है। और साथ ही साथ उनको अगर कोई पुरस्कार मिला है तो वो भी उल्लेख करना है। अब चूंकि तुलसीदास जी जो है ना, ये भाई प्राचीन काल के कवि हैं, तो प्राचीन काल में तो आज की तरह कोई पुरस्कार तो मिलते नहीं थे। जैसे मान ले किसी को पद्म विभूषण मिला, किसी को साहित्य अकादमी मिला, तो वो इसमें नहीं लिखना हमें, क्योंकि उस जमाने में ये चीजें नहीं होती थी। लेकिन हाँ, जो उनकी रचनाएं होती थी ना, जो कृतियां होती थी ना, वही उनका पुरस्कार है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनको तो हमें लिखना ही लिखना है। जैसे रामचरितमानस, अब ये बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध रचना है इनकी, तुलसीदास जी की। गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामलैला नैचू, मतलब कितनी सारी कविता लिखी है। तो हम लिखेंगे आज इसमें तुलसीदास जी का व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व एवं कृतित्व। अब देखो, जब व्यक्तित्व लिखते हैं तो सबसे पहले जन्म लिखना है। कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, माता पिता का नाम अगर आपको याद रहता है तो, इनके गुरु का नाम याद रहता है तो, परिवार कैसा था, किस प्रकार की परिस्थितियों में इन्होंने जीवन जिया था, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अब आप चाहो एक साथ तो आपको याद होगा नहीं, सारे कवि सारे लेखक आप एक साथ तो याद कर नहीं सकते। तो अपना एक काम करिए, एक डेली का एक याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है एग्जाम में। तो अगर आपने एक कवि और एक लेखक को प्रतिदिन याद करना शुरू किया, अपना नोट्स बनाइए खुद का। वैसे ये नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। वैसे हमारी बता दूं कि जो 2000 की अपनी जो सीरीज चलती है ना बच्चों, 2000 प्रश्नों की सीरीज, ये कंप्लीट सीरीज जो है वो आपको हमारे ऐप में मिलेगी, है ना? ऐप में मिलेगी। मैं आगे बताऊंगा क्योंकि बीच में भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। तो ये ऐप में मिल जाएगी आपको। तो अभी सबसे पहले जब हम लिखेंगे जन्म के बारे में, तो क्या लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। अब कई बार क्या होता है, कोई विवादित जगह होती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनका जन्म यहाँ हुआ, कुछ कहते हैं वहां हुआ। ऐसी चीज में आप वो जगह को छोड़ सकते हैं, ऐसे स्थान को, है ना? अब देखो जन्म कहाँ हुआ, कि जन्म उनका हुआ था बांदा जिले के राजापुर गांव में। इसके बाद हम देखेंगे इनके बचपन में ही इनके माता पिता के वियोग के कारण असहज दुख सहन करना पड़ा। माता पिता ने क्या किया था, इनको त्याग दिया था। किसी ने कहा कि भाई ये बालक जो है बड़ा एक प्रकार से दुखपूर्ण रहेगा तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए कष्टकारी रहेगा, तुम्हारे लिए विनाशकारी रहेगा। तो माता पिता ने दोनों ने उसे त्याग दिया था। अब बाद में क्या हुआ कि गुरु नरहरिदास की कृपा और शिक्षा से राम भक्ति का मार्ग प्रदीप्त हुआ। तो गुरु नरहरिदास ले गए और धीरे धीरे बड़े हुए, उन्होंने राम भक्ति का मार्ग दिखाया और उस क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन एक और घटना इनके जीवन की हुई थी। एक और घटना, जब इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद जब वो रात्रि को, कई दिनों बाद जब वो रात्रि को एक बार भयंकर बारिश में ससुराल जाते हैं और वहां पे वो नदी पार करके और सांप को पकड़ करके, ऐसी मान्यता है कि वो खिड़की से अंदर जाते हैं तो वो पत्नी डर जाती है कि भाई इतनी भयंकर बारिश और इतना रात्रि में कैसे आए, और थोड़ा सा उन्हें कह दिया कुछ, तो वहां से नाराज हो गए। कहा कि इतना ध्यान तो भक्ति में लगाया होता तो भगवान मिल जाते। तो ऐसा कहते ही वो नाराज हो गए और वहां से निकल गए और राम भक्ति में लगकर कई स्थानों पर घूमते घूमते राम भक्ति की उन्होंने। तो इसके बाद क्या हुआ कि पत्नी रत्नावली की फटकार से संसार त्याग कर विरक्त भाव से राम भक्ति में लीन हो गए।
विरक्तता जीवन जीते हुए पहले काशी गए, फिर चित्रकूट गए, फिर अयोध्या गए, आदि स्थानों का भ्रमण किया, उन स्थानों पर ही रहे और अपनी भगवान की भक्ति करी, अपने ग्रंथ लिखते रहे। और 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हुआ। ये हुआ व्यक्तित्व। अब प्रमुख रचनाएं, ये आएगा इनके कृतित्व में, ये इनके साहित्यिक रचनाओं में आएगा। तो देखो, रामचरितमानस सबसे जग प्रसिद्ध रचना इनकी, और कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी, रामलैला नेचू, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामचरितमानस कालजयी कृति है और भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ माना जाता है। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम करेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। और अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ऐप के बारे में। पहले तो क्लास के बारे में, अपनी पहली क्लास बच्चों 6 बजे आती है रोज हिंदी अनिवार्य की, दूसरी क्लास आती है 7 बजे हिंदी साहित्य की, ये दोनों सुबह की क्लास हैं। उसके बाद शाम को पहली क्लास आती है 6 बजे इतिहास की, फिर आती है 7 बजे अपनी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की, 7:30 बजे अपनी क्लास आती है इंग्लिश की, और 8:30 बजे आती है ज्योग्राफी की क्लास। तो ये अपना पर डे का शेड्यूल रहता है, फिक्स शेड्यूल है। कंप्लीट हमारे जो नोट्स हैं बच्चों, वो ऐप है एजुकेशन राइज। इस एजुकेशन राइज में हम कंप्लीट आपको कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, नोट्स अवेलेबल कराते हैं पीडीएफ के रूप में, और साथ ही साथ वहाँ पे मॉडल पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज है, सारी चीज़ें हैं। अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो ओनली 99 रुपीज़ में, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। अगर आप केवल मॉडल पेपर चाहते हैं तो ओनली 29 रुपीज़ में 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे पीडीएफ के रूप में आपको। इसके अलावा आप केवल नोट्स चाहते हैं अगर एक सब्जेक्ट का, तो ओनली 11 रुपये में कंप्लीट नोट्स, ठीक है। और अगर आप ये जो प्रश्नों की सीरीज है 2000 प्रश्नों की, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, तो ये भी आपको मिल जाएगी। तो अब आइए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं और देखो अगला प्रश्न है, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे कि पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण किया गया। तो ये तो हम रोज ही करते हैं, पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं का जो है वो वर्णन इसमें किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ऑफ बाल सुलभ इच्छाओं। उसमें युवा क्रियाकलाप नहीं है, उसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण तो किया हुआ है पतंग में, और मन की खुशी का। लेकिन चूंकि 4 ऑप्शन आए हैं और उपयुक्त तो सभी नहीं है, तो सबसे जो बेस्ट होगा वो आंसर हम करेंगे। तो बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन इसमें हुआ है। फिर के आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ऐसा प्रश्न पूछ करके किसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। तो ऐसा प्रश्न पूछने वाले की मानसिकता पर व्यंग्य किया है ना। तो किसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया है? तो देखो बच्चों, मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया है, दर्शकों की मानसिकता पर नहीं है बच्चों, ये गलत हो गया। मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया भाई, है ना। राइट आंसर यहाँ पे, ये कुछ मानवीय भूल हो सकती है, फटाफट से जब तैयार किया है तो ये यहाँ पे हो गया। मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया है बच्चों, क्योंकि पूछने वाला मीडिया होता है और इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो ये उनकी मानसिकता झलकती है कि वो लोग किस तरीके का सोच है उनकी। अगला प्रश्न है, क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो बच्चों ये बादल राग कविता निराला जी की है, उसमें से लिया गया है। और क्रांति जो है वो हमेशा दबे कुचले लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो शोषक वर्ग का नहीं, पूंजीपति नहीं, वंचित वर्ग का। हाँ, राइट आंसर रहेगा कि क्रांति हमेशा जो वंचित वर्ग होता है उसका प्रतिनिधित्व करती है, जो दबे कुचले, जो शोषित, जो दलित लोग होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार है कि शैतान का जाल। बाजार को शैतान का जाल कहने का क्या आशय है? तो लोगों को फंसाने के लिए माल सजा सजा करके रखता है, दुकानों पर लुटेरे बैठे हैं, नकली माल बेचते हैं, या बाजार में लूट खसोटे। लोगों को फंसाने के लिए बाजार क्या करता है? माल को ऐसे सजा सजा करके रखता है कि वहां से चलने वाला व्यक्ति आकर्षित हो जाता है और वो माल खरीद लेता है। तो इसीलिए इसे शैतान का जाल कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 7वां, लेखिका ने कब समझा कि इस सेवक का साथ टेढ़ी कीर है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन पाठ से लिया गया प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के यहाँ जब भक्तिन पहली बार गई तो उसके क्रियाकलापों को देखा ध्यान से, वो क्या करती है, सारा उसका काम करने का तरीका, उसके रहन सहन को देखा। तो क्या हुआ एक दिन कि साड़ी को पवित्र करके पहनते हुए देखा था। सूर्य और पीपल का जल से अभिनंदन करके देखा, बिल्कुल देखा था। जब करने की मुद्रा देखी, ठीक है। कोयले से अपने साम्राज्य की सीमा रेखा खींचने लगी। अब जब स्नान ध्यान करने के बाद जब वो भोजन बनाने के लिए बैठी और अपना जो चौका था, जो रसोई थी, उस पर कोयले से अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींच ली कि भाई इसके अंदर कोई नहीं आएगा, ये भोजन बनाऊंगी। जब ये देखा ना तो महादेवी ने समझ लिया कि भाई इस सेवक की कोयले से इस सेवक का साथ निभाना तो बड़ी टेढ़ी कीर है, ये तो बड़ा भाई जटिल काम है।
नेक्स्ट प्रश्न है, तर्कशील किशोर मन ने भीषण सूखे में पानी की निर्मम बर्बादी किसे कहा है? तो भीषण बर्बादी, जो उनके ऊपर पानी ढोला जाता था भाई, इंद्रसेना पर जो पानी डाला जाता था, लेखक ने कहा यह तो पानी की बर्बादी है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा को शुद्ध बोलना लिखना सिखाती है, कौन सिखाती है? तो ये तो व्याकरण सिखाती है, बाकी कौन सिखाएगा? संधि, समास, भाषा विज्ञान, ये समस्त व्याकरण के भाग हैं, ये समस्त व्याकरण में आते हैं, तो ये काम करता है व्याकरण, इसीलिए राइट आंसर है ऑप्शन अ। नेक्स्ट है कि इस बुढ़िया को न सताओ, यह तो निरी गाय है, इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का चमत्कार है? तो बच्चों लक्षणा शब्द शक्ति है, कोई बुढ़िया गाय तो हो नहीं सकती, लेकिन गाय जैसे लक्षण है, भली है, तो इसीलिए यहां पे लक्षणा शब्द शक्ति है, तो राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन इसका, लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना क्या कहलाता है? अब जैसे मान लीजिए किसी मीडिया के माध्यम से संदेश भेजा जाता है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं और आप तक ये समाचार आ रहे हैं, तो ये वॉइस वायर के माध्यम से और वायरलेस इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, आप तक पहुंच रहा है, और यहां से जो बोला जा रहा है वो पहले एनकोड होता है, और जहां आप सुन रहे हो वहां पहले डिकोड होता है, तो ये राइट आंसर रहेगा, डिकोडिंग के माध्यम से उसको प्राप्त किया जाता है, मतलब प्राप्त करते हैं वहां डिकोडिंग रहेगा, ध्यान रखना, और जहां पे उसको भेजा जाता है, मैं बोल रहा हूं तो ये एनकोडिंग होता है, स्रोत के अंदर जाना एनकोडिंग होता है, पूरा एक इसका एक रहता है, इसका सिस्टम रहता है कि सबसे पहले होता है स्रोत, मतलब यहां से भेजा जाता है, स्रोत को फिर क्या करता है कि इसकी एनकोडिंग होती है, इसकी एनकोडिंग होती है, एनकोड किया जाता है, फिर क्या होता है माध्यम होता है, जहां से होकर के वो जाता है, फिर क्या होता है आगे माध्यम से होकर आगे जाएगा, और फिर उसको डिकोड किया जाएगा, डिकोड किया जाएगा, और फिर बाद में जो है वो प्राप्त करता, वो यहां पे रहता है प्राप्त करता, तो ये एक पूरा एक श्रृंखला चलती है ना इस तरीके से, तो यहां तक ये श्रृंखला चलती है, और बीच में एक होता है फीडबैक, है ना, फीडबैक भी रहता है बच्चों, ये रहेगा एक फीडबैक, तो ये एक सिस्टम होता है संदेश भेजने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट पत्रकारिता वर्तमान में अत्यंत लोकप्रिय है, क्योंकि भाई देखो इसमें दृश्य और प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है, सबसे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती है, इसमें खबरों की पुष्टि तत्काल होती है, और उपयुक्त सभी सारी चीजें हैं, तो इसलिए भाई ये एकदम लोकप्रिय माध्यम है। फिर क्या है कि यशोधर बाबू जूनियरों के दिन भर के शुष्क व्यवहार को निराकरण कैसे करते थे? याद है ना, जाते जाते कोई ऐसा जुमला बोल देते थे कि सभी खुश हो जाते थे, तो चलते चलते मनोरंजक पूर्ण बात कह करके रवाना होते थे। अगला क्वेश्चन है, लेखक का विद्यालय में विश्वास क्यों बढ़ने लगा? भाई जब लेखक विद्यालय गया तो शिक्षकों के अपनेपन का व्यवहार उसके साथ हुआ था, बसंत से दोस्ती हुई थी, पढ़ाई में मन लगने लगा था, ये सारे कारण थे कि उसका जो है वो विश्वास धीरे धीरे विद्यालय में बढ़ने लगा। अब रिक्त स्थान के प्रश्न है, सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है, सूत्र भाषा का मतलब होता है संपर्क भाषा वैसे तो, अब यहाँ पे स्रोत भाषा भी कहेंगे, तो मूल भाषा होती है संस्कृत, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संस्कृत। अगला प्रश्न है, ताजमहल की सुंदरता का क्या कहना, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? बच्चों याद करो फटाफट से, ताजमहल की सुंदरता का क्या कहना, अब इसका अर्थ लोगों के लिए अलग अलग रहेगा, तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति रहेगी, और व्यंजना के दो भाग होते हैं, आरती व्यंजना और शाब्दी व्यंजना, तो ये अर्थ पर डिपेंड करता है, इसलिए आरती व्यंजना, क्योंकि इसके अर्थ लोगों के लिए अलग अलग, लोगों के लिए अलग अलग रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जहां एक शब्द बार बार आए या आवृत्ति हो, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकले, तो वहां पे यमक अलंकार होता है, हम रोज ही इस प्रकार के प्रश्न करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि जहां पर कारण नहीं होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए, विभावना अलंकार, वो हमने इसके उदाहरण कई बार देखे हैं, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, है ना, तो इसका रहेगा विभावना अलंकार, बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए। प्रत्याभूति शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या है? हमने किया था, याद करो एक दिन, गारंटी आपको पहले भी ऑब्जेक्टिव टाइप में किया था। और एडिटिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है संपादन करना। तो बच्चों ये थी अपने 20 प्रश्नों की आज की क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मोटिवेट करिएगा। मैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस रेगुलर आपके लिए लाता रहूंगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बच्चों अपने जो साथी हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये थी क्लास, और अब हम नेक्स्ट करेंगे इसी सीरीज को नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी जस्ट पहले 7 बजे एक हिंदी की आपको क्लास मिलेगी, हिंदी साहित्य की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।